हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पी आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन साइंस का महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। उससे पहले मैं एक छोटे से कोटेशन से शुरुआत कर रहा हूं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते। पहला हमारा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। कह रहा प्रश्न में कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो गमन करती है। बोले तो जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, कैसे चलती है? तो जो प्रकाश ट्रेवल करती है सीधी रेखा में करती है। आप सबको पता है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता वो सबसे ज़्यादा होता, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि लेंस की क्षमता होती है। जो लेंस की क्षमता क्या होगा, जो पावर है वो लेंस का वो क्या होगा? तो हमें पता है कि P = फार्मूला होता है 1/f। क्या होता? 1/f। लेकिन एक कंडीशन है जब मीटर में होगा तब। लेकिन P = अगर कहीं लिखा रहे 100/f, 100/f, ये तब होगा जब सेंटीमीटर में फोकस होगा। तो इसका मतलब है कि जो फोकस का व्युत्क्रम होगा वही पावर का लेंस होगा, यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। कहता है कि अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऐसा प्रश्न पूछा है। हमें पता है कि फार्मूला होता है F = r/2। क्या होता? r/2। अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2f। और f का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी 2 × 10 हो जाएगा। बोले तो 20 सेंटीमीटर अपना जो है वो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी आर की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो निकालना है एफ का वैल्यू क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा? तो एफ बराबर होता है r/2, यानी 14 सेंटीमीटर जो होगा अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता आँख व्यवहार करता है। जो हमारा आई है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते। क्या जानते हैं इंग्लिश में? कन्वेक्स लेंस। और अवतल को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 डायोप्टर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1 डायोप्टर होगा। हम अभी बता के गए आपको कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है यूनिट? डायोप्टर। कभी अगर सवाल पूछे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में? देखिएगा, विभक्त वलय जो है इसका उपयोग किस उपकरण में किया जाएगा? तो विद्युत मोटर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? तो विद्युत मोटर में। अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते। आइए हम इससे पहले थोड़ा एक स्लाइड ले, उसमें आपको मैं कुछ समझाऊं। देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 2-3 बात याद रखेंगे। एक जो होता है वर्ग। क्या होता? वर्ग, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अगर वर्ग की संख्या बोलता पीरियोडिक टेबल में तो 18 है। कितना है अभी? 18। और अगर कभी सवाल पूछता कि आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। अगर बोले कि सर सबसे पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, तो सबसे पहली बार जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो बनाया मेंडलीव ने। किसने बनाया? मेंडलीव ने। इसलिए मेंडलीव को हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी के जनक। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी के जनक। जो पीरियोडिक टेबल है उनके फादर माने जाते हैं। कौन? तो मेंडलीव। लेकिन अगर सेंटेंस में लगा दे कभी कि आधुनिक आवर्त सारणी, अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलेगा तो आंसर हो जाएगा मोसले। क्या हो जाएगा? मोसले। और अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है वो कौन सा टेबल चल रहा है? तो
आधुनिक पीरियोडिक टेबल चल रहा है। चलिए हम इस प्रश्न को देखते। प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग एक के तत्व क्या कहलाएंगे। तो वर्ग एक के जो तत्व कहलाएंगे वो क्षार धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार धातु। और वर्ग दो वाला जो कहलाएंगे वो क्षारीय मृद धातु कहलाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, यानी निकट की नहीं देखेगा तो देखेगा कौन वाला? दूर वाला। और जो दूर को देखेगा उसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है। तो हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करें। किसका करेंगे? प्रिज्म का। सर प्रिज्म जो होता वो 3 पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। और इसी में लाइट प्रकाश को पास करके हम 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करते हैं, जिसमें हम लोग वर्णपट वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण को कहते हैं। देखिए यहाँ से कुछ जो है बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अवतल दर्पण को क्या कहेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ अगर दर्पण में कभी सवाल पूछे तो अभिसारी है। अगर अभिसारी बोलेंगे तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर उत्तल दर्पण बोलता, कौन सा दर्पण बोलता? उत्तल। कभी प्रश्न में पूछता कि उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी बोलेंगे। लेकिन लेंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर लेंस होता, क्या होता? लेंस। तो सर अभिसारी लेंस हम किसको कहेंगे? तो अभिसारी जो लेंस कहेंगे हम उत्तल लेंस को कहेंगे। किसको कहेंगे? उत्तल लेंस को कहेंगे। उल्टा होता। और अगर सवाल पूछता अपसारी, क्या पूछता? अपसारी, तो अपसारी हम किसको बोलेंगे? तो अवतल लेंस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को बोलेंगे। लेकिन यहाँ दर्पण पूछा है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। प्रिज्म के माध्यम से ही श्वेत प्रकाश जो होते हैं, व्हाइट लाइट जो होता है, उसको 7 अलग अलग रंगों में विभक्त किए जाते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, दर्पण का सूत्र होता है। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u होगा। लेकिन अगर लेंस रहता, क्या रहता? लेंस। लेंस होता तो 1/f = जो फॉर्मूला होता वो होता 1/v - 1/u। v क्या है सर? तो प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? तो वस्तु की दूरी है। तो ये फॉर्मूला होता कब? जब लेंस पूछता तब। लेकिन लेंस नहीं पूछा, दर्पण पूछा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा प्लस वाला होगा, आप याद रखेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। देखिए दूर जो होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। लेकिन अगर सवाल में पूछता निकट कितना होता तो 25 सेंटीमीटर। क्या पूछता सवाल में? निकट बिंदु पूछता। अगर नियर पॉइंट पूछता तब आंसर जो होता वो होता 25 सेंटीमीटर। लेकिन फार पॉइंट पूछा है, दूर पॉइंट पूछा है, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विनेगर बोलते तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। आइए हम इसको थोड़ा सा एक नए स्लाइड में कुछ देखते। देखिए सेब में पाया जाएगा मैलिक अम्ल, इमली में पाए जाएंगे टार्टरिक अम्ल, दूध में पाए जाएंगे लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस में पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल, अंगूर में पाए जाएंगे टार्टरिक अम्ल, पालक में पाए जाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल, और टमाटर में ही पाए जाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक पूछे या मधुमक्खी के डंक पूछे तो दोनों का आंसर जो होगा मेथनोइक अम्ल होगा, और इसका अन्य नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल है। जब सवाल पूछे जाते तो हमारे विद्यार्थी जो लोग होते वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते। तो आप याद रखिएगा, या तो चींटी का डंक पूछे या तो मधुमक्खी का डंक पूछे, दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा। और मैं आपको एक बेहतरीन बात बता दूं कि टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ये जो है कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है पीएच मान से भी वैल्यू पूछ लिए जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? पीएच वैल्यू से। कभी सवाल अगर पूछ ले हमारे बीच में कि पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने किया। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है किस दृष्टि दोष के निवारण यानी ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते। तो ध्यान रखिएगा,
एक वर्ड याद रखिएगा, नायडू, NADU। क्या याद रखेंगे? नायडू। एन का मतलब है निकट, एन का मतलब क्या है? निकट। और ए का मतलब है अवतल, ए का मतलब क्या है? अवतल। ध्यान देंगे, एन से बोले तो निकट और ए से बोले तो अवतल। और दूसरे पहलू पर अगर हम विचार करें तो डी का मतलब है दूर, डी का क्या मतलब है? दूर। डी से बोले तो दूर और यू से बोले तो अब उत्तल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी सवाल हमारे बीच में पूछे कि निकट दृष्टि दोष को किससे निवारण करेंगे, तो अवतल लेंस से। और अगर सवाल पूछे कि दूर दृष्टि दोष को किससे करेंगे, तो दूर को हम लोग किससे करेंगे? तो उत्तल से करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल का इस्तेमाल करेंगे निकट के लिए। यानी ऑप्शन जो अपना सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निकट दृष्टि दोष। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, सर काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। याद रखिएगा, कभी अगर सवाल पूछे काल्पनिक, क्या पूछेगा? काल्पनिक, तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। और अगर कभी सवाल पूछे वास्तविक, क्या होगा? वास्तविक। अगर वास्तविक पूछेगा तो आंसर क्या होगा? फिर उल्टा होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं। चलिए 1 मिनट, एक विद्यार्थीगण का सवाल है कि सर उसे थोड़ा सा फिर से एक और बता देंगे। जी मैं बता रहा हूं कि याद रखेंगे मेरे साथियों, मेरे दोस्त, नायडू, NADU। एन का मतलब निकट, ए का मतलब अवतल, डी का मतलब दूर और यू का मतलब उत्तल। दूर दृष्टि दोष अगर है तो उत्तल लेंस से हम इसका उपचार करेंगे, और अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल से करेंगे। जी हाँ, इसमें जरा दृष्टि दोष भी होता है। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष, एक अबिंदुकता भी होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, वो है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। और कैसा होगा? छोटा। और कैसा होगा? सीधा। यानी काल्पनिक होगा, छोटा होगा और कैसा होगा? सीधा होगा। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए में ही है काल्पनिक एवं छोटा, इसलिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज और होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा भी होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। यहाँ पे जो हम देखेंगे वो m इक्वल टू क्या होगा? वो होगा v/u। क्या होगा? v/u। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा जो होगा डी विकल्प सही होगा, v/u। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस की बात किया? उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस का अगर हम फिगर देखें तो उत्तल लेंस ऐसा होता है। देखिए ये आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस किनारे किनारे पे पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा। कौन सा लेंस की बात करें? उत्तल लेंस की बात करें। और अगर अवतल लेंस बोलता तब अवतल लेंस का फिगर ऐसा होता। मैं डायग्राम बना पा रहा हूं, ये आपका अवतल लेंस होता जो बीच में कैसा होता? पतला होता। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, किसी माध्यम का अपर्तनांक होता है। देखिए यह अपर्तनांक है। सर अपर्तनांक का जो फॉर्मूला होता वो म्यू इक्वल टू होता है c/v। सर शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपर्तनांक बोलते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, अपर्तनांक जो होता और जो चाल होता उसमें रिलेशन जो होता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता, व्युत्क्रमानुपाती का होता। इसका ये मतलब हुआ कि अगर चाल बढ़ेगा तो उसका अपर्तनांक घटेगा और अगर चाल घटेगा तो अपर्तनांक बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान क्या होगा? तो हम पढ़ के आते हैं प्रकाश का अपवर्तन में, स्नेल का नियम में साइन i/साइन r। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही विकल्प होगा। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल था, इसलिए विकल्प ए होगा साइन i/साइन
साइनर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए माइक्रोस्कोप में किसका इस्तेमाल होता है, ऐसा सवाल पूछा है। तो देखिए माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? दो प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग जटिल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सवाल है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होगा वो उत्तल लेंस का होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगर हमारे सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मैक्सिमम विद्यार्थियों तक शेयर करें और कमेंट में हमें बताएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो क्या होती, अनंत होती, इनफिनाइट होता। क्या होता है? इनफिनाइट होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। यहां से एक सवाल हो सकता है 2 मार्क्स में 2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं कि समतल दर्पण के गुणों को लिखे। क्या सवाल हो सकता है कि समतल दर्पण के गुणों को लिखे, जो 2 मार्क्स में हमारे बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए सवाल है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार। जब भी बोल दे समान आकार का, कैसा बोले? समान आकार का, तब समझ जाइएगा कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। टेबल आप याद रख लेंगे। प्रतिबिंब को कहाँ रखने पर कैसा बनेगा, हमारे बिहार बोर्ड में लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या। देखिए 2-3 बात याद रखिएगा। एक होता है सीएनजी, क्या होता है मेरे दोस्त? सीएनजी। और दूसरा जो सवाल होता वो होता एलपीजी। इसके फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीएनजी का, तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैसा होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में बोलते हैं हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक होता एलपीजी जिसका पूरा नाम होता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, और हम लोग सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे सीएनजी, आज जितने भी वाहन चलते हैं, जो नए आज मॉडर्न युग में वाहन जो लॉन्च हो रहे हैं, वो सारे सीएनजी से चलते हैं। क्योंकि सीएनजी से चलने वाले वाहन जो होते हैं वो कम प्रदूषण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा, तो होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर रहता एलपीजी तो आंसर होता द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ये होता। अगर एलपीजी पूछता तब होता, लेकिन पूछा है सीएनजी, इसलिए सही विकल्प जो होगा वो भी होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये अपने जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से। कौन से चैप्टर से मेरे साथियों? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ जो एनर्जी है हमारे फिजिक्स में, उसी चैप्टर से सवाल पूछा गया है कि जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो स्थिर ऊर्जा को। किसको? स्थित ऊर्जा को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और जिसका फार्मूला भी होता, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप सब लोग जानते भी होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट में आप हमें आंसर दें। मैं आपको बता दे रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा mgh होगा। बिल्कुल शाबाश, सारे विद्यार्थियों ने कमेंट में आंसर दिया mgh। बहुत अच्छा मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की बात करते। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इतना ही प्रश्न है। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम विद्यार्थियों तक इस सेशन को पहुंचाएं। धन्यवाद।